आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सत्रों को 2017 के प्रारंभ में ही संबोधित किया। भारत किस तेजी से बदल रहा है, देश की जनशक्ति का सामर्थ्य क्या है, गांव गरीब किसान की जिंदगी किस प्रकार से बदल रही है, उसका एक विस्तार से खाका सदन में रखा था। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए आपके समय उपस्थित हुआ हूं और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस चर्चा में आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री तारिक अनवर जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री तथागत जी, सतपथी जी, कल्याण बनर्जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई वरिष्ठ महानुभावों ने चर्चा को प्राणवान बनाया, कई पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है और मैं इसके लिए चर्चा में शरीक होने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। कल भूकंप आया। इस भूकंप के कारण जिन जिन क्षेत्रों में असुविधा हुई है, मैं उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करता हूं और केंद्र सरकार राज्य के पूरे संपर्क में है। स्थिति में कोई आवश्यकता हो तो कुछ टीमें वहां पहुंच भी गई है, लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती मां इतनी रूठ गई होगी। ये ठीक नहीं है, प्लीज। कल्याण जी, आपका सीआर ठीक हो रहा है, आपका कल्याण होगा। प्लीज प्लीज, नो नॉट लाइक दिस, नथिंग विल गो। प्लीज प्लीज, कल्याण जी, दिस इज नॉट द वे। बैठिए बैठिए बैठिए। यस, कल का भूकंप, प्लीज, ये ठीक नहीं। बैठे बैठे, दिस इज नॉट द वे। क्या है ये? प्लीज थोड़ी शांति रखिए। क्या बात है? बैठिए प्लीज।
please take your seat. डीजीटी के बारे में आप कल्याण बैनर्जी, प्लीज, दिस इज नॉट. नाउ आई एम वार्निंग यू, ऐसा मत करो प्लीज. कल आपने भी अच्छा भाषण दिया, सबने सुना. नाउ आज बिल्कुल शांत. आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं सोच रहा था कि आखिर भूकंप आया क्यों. जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है. और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जनशक्ति का ब्यौरा दिया है. हम ये जानते हैं, कोई भी व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो, जनशक्ति का मिजाज कुछ और ही होता है. कल हमारे मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए. वाह, क्या शेर सुनाया. बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया. कितने महान लोग हैं. लेकिन अध्यक्षा जी, उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली भांति जानता है. पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है. और 75 का कालखंड, माननीय अध्यक्षा जी, 75 का कालखंड जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, देश के गणमान्य वरिष्ठ नेता जयप्रकाश बाबू समेत लाखों लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था. अखबारों पर ताले लगा दिए गए थे और उन्हें अंदाज नहीं था कि जनशक्ति क्या होती है. लोकतंत्र को कुचलने के ढेर सारे प्रयासों के बावजूद भी इस देश की जनशक्ति का सामर्थ्य था कि लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित हुआ. और उस जनशक्ति की ताकत है कि गरीब मां का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है. और इसलिए राष्ट्रपति जी ने जनशक्ति का उल्लेख करते हुए जो कहा है, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी का वर्ष है. इतिहास सिर्फ किताबों की अटारी में पड़ा रहे तो समाज जीवन को प्रेरणा नहीं देता है. हर युग में इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है. उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं.
हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन देश के कोटि कोटि लोग थे, जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा था। और सबने मिल करके लड़ा था। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी। और तब भी कमल था, आज भी कमल है। यहां बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह आजादी के बाद पैदा हुए हैं, और इसलिए हम में से बहुत लोग हैं जिनको आजादी के लड़ाई में सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का तो सौभाग्य मिला है, और हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए अपार जनशक्ति देश ने दर्शन किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी अपनी गरिमा थी। युद्ध के दिन थे, हर हिंदुस्तानी के दिल में भारत विजय क्या भाव से भरा हुआ माहौल था। और उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, देश ने अन्न त्याग के लिए पहल की थी। सरकार बनने के बाद आज के राजनीतिक वातावरण को हम जानते हैं। ज्यादातर राज्य व्यवस्थाओं ने, राजनेताओं ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने जन सामर्थ्य को करीब करीब पहचानना छोड़ दिया है। और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय भी रहता है। मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति ने बातों बातों में कह दिया था कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। जब हम जनता से कट जाते हैं, जनमन से कट जाते हैं। 2014 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो एक दल इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा था कि 9 सिलेंडर देंगे कि 12 सिलेंडर देंगे। हमने आकर के 9 और 12 की चर्चा को कहां ले गए। हमने कहा जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं क्या। सिर्फ कहा था। इस देश के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए आगे आए। इस सरकार और वहां बैठे हुए लोगों के गर्व का विषय सीमित नहीं है। ये 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति का परिचय है। और मैं इस सदन को प्रार्थना करता हूं, राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं, और देश के राजनीतिक जीवन में निर्णायक की अवस्था में बैठे हुए निर्णय प्रक्रिया के भागीदार सबको आह्वान करता हूं कि हम हमारे देश की जनशक्ति को पहचानें, उस सामर्थ्य को पहचानें। हम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जन आंदोलन की अवधारणा लेते हुए एक सकारात्मक माहौल बना करके
देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप देखिए, पहले नहीं मिले, उससे ज्यादा परिणाम मिलेंगे और उसके कारण अनेक गुना ताकत बढ़ जाएगी, देश की बढ़ने वाली है। इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो आने वाला कल बुरा देखना चाहता है। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान का बुरा चाहता है। हर कोई चाहता है गरीब का भला हो, हर कोई चाहता है गांव गरीब किसान को कुछ मिले। पहले भी किसी ने प्रयास नहीं किया, ऐसा कहने वालों में से मैं नहीं हूं। मैं इस सदन में बार बार कह चुका हूं, मैं लाल किले पर से बोल चुका हूं कि अब तक जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, हर किसी का अपना अपना योगदान है। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफेकर बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे, तब देश आजाद हुआ है। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बलि चढ़ाया था। उनको तो लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। हम देश को उसकी पूर्णता में स्वीकार करें और इसलिए जनशक्ति को जोड़ करके हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। कोई अक्षर ऐसा नहीं होता है जिसको मंत्र में जगह पाने का पोटेंशियल ना हो। कोई ऐसा मूल नहीं होता है जिसकी औषध में जगह पाने का पोटेंशियल ना हो। कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि जो कुछ कर करके समाज और देश को दे सके। जरूरत होती है योजक तत्र दुर्लभ, योजक की जरूरत होती है। और इस सरकार ने हर शक्ति को संवार करके जोड़ने का एक प्रयास किया है और जनशक्ति के भरोसे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। स्वच्छता का अभियान, मैं हैरान हूं, क्या इस बात के लिए हमें सिर्फ सोचना नहीं चाहिए कि आजादी के इतने साल हो गए। महात्मा गांधी का नाम हम लेते हैं। गांधी के दो प्रिय चीज थे। गांधी कहते थे कि आजादी से पहले भी मुझे अगर कोई पाना है तो मुझे स्वच्छता पानी है। हम स्वच्छता की गांधी जी की बात को लेकर आपके सामने आए, देश के सामने आए। इतनी सरकारें आई, इतने संसद चले सत्र, क्या कभी संसद में स्वच्छता विषय पर चर्चा तक हुई है? और इसलिए पहली बार ये सरकार आने के बाद, और इसलिए क्या स्वच्छता को भी हम राजनीति के एजेंडा का हिस्सा बनाएंगे? आप में से कौन है जो गंदगी में जीना चाहता है? आपके इलाके में कौन है जो गंदगी चाहता है? आप भी नहीं चाहते हैं, यहां वाले भी नहीं चाहते हैं, यहां वाले भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या हम मिल करके एक स्वर में समाज को इस पवित्र कार्य से जोड़ने को, गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते? कौन रोकता है हमें? और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस अपार जनशक्ति को आगे लेते हुए इस बार एक चर्चा, अब ये तो सही है कि जब राष्ट्रपति जी का उद्बोधन पर चर्चा होती है और बजट भी आया होता है तो बजट की बातें भी आ जाती हैं और राष्ट्रपति जी के उद्बोधन की भी बातें आ जाती हैं। बजट पर चर्चा होगी तब वित्त मंत्री जी विस्तार से इसको कहेंगे। लेकिन एक चर्चा आई है, बजट जल्दी क्यों किया गया?
भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा पूरा आर्थिक कारोबार कृषि पर आधारित है और ज्यादातर कृषि की स्थिति दिवाली तक पता चल जाती है। हमारे देश की एक कठिनाई है कि हम अंग्रेजों विरासत छोड़कर के आए उसको लेकर के चल रहे हैं। हम मई में करीब करीब बजट की प्रक्रिया को से पार निकलते हैं और 1 जून के बाद हिंदुस्तान में बारिश आना शुरू हो जाता है। 3 महीने तक बजट का उपयोग होना असंभव हो जाता है। एक प्रकार से हमारे पास कार्य करने का समय बहुत कम बच जाता है और जब समय होता है तब आखिरी दिनों की जो पूर्ति करने के लिए हम जानते हैं, हर सरकार जानती है कि दिसंबर से मार्च तक किस प्रकार से बिल कटते हैं और किस प्रकार से रुपये खर्च किए दिखाए जाते हैं। अब ये हमने सोचना चाहिए। अब मैं किसी की आलोचना नहीं करने का, अभी भी किसी को समझ आता है क्या कारण था कि आजादी के कई वर्षों तक बजट शाम को 5 बजे आता था। किसी ने सोचा नहीं, बस 5 बजे चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? 5 बजे इसलिए बजट चलता था कि यूके की पार्लियामेंट के टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से शाम को 5 बजे बजट आया। अब हमने उसको ही चालू रखा और हम बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है। आपके पास घड़ी है तो देख लीजिए। उसी प्रकार से हाँ, ये दिखाने के लिए ताकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं पड़ता। अब अटल जी की सरकार आई तब समय बदला गया। हमारा भी प्रयास है और जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने भी बजट के समय के संबंध में कमेटी बनाई थी, उसका विस्तृत रिपोर्ट है और आप भी चाहते थे कि भाई ये समय बदलना चाहिए और उन्होंने जो प्रपोजल दी है हमने उसी को पकड़ा है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अलग है। आप चाहते नहीं थे ऐसा नहीं है, लेकिन उस प्रायोरिटी में नंबर कब लगेगा? तो इसलिए जो बातें आपके समय हुई है उन बातों को ये बड़े गर्व से कहना चाहिए, आपको फायदा उठाइए ना। ये तो हमारे समय हुआ था। अब ये भी आप भूल जाते हैं। चलो मैंने याद दिला दिया, आप इसका भी लाभ दीजिए। रेलवे के संबंध में भी विस्तार से चर्चा जब बजट की होगी, लेकिन एक बात हम समझे कि 90 साल पहले जब रेल बजट आता था तब ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रमुख मोड सिर्फ रेलवे था। आज ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बनी है और इकलौता रेलवे नहीं है, कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के मोड है। जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रांसपोर्ट इस विषय को जोड़ करके नहीं चलेंगे तो हम समस्याओं से जूझते रहेंगे और इसलिए मुख्य धारा में रेलवे व्यवस्था भी रहेगी, उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन को कोई तकलीफ नहीं है, उसकी स्वतंत्रता तो को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सोचने के लिए सरकार एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव हर प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखना शुरू करे, आवश्यक है। और हमने जब से आए हमने रेलवे में बजट में बदलाव किया है। आप जानते हैं कि पहले बजट में हमारे गौड़ा जी ने बताया था कि करीब 1500 घोषणाएं हुई थी और कौन मजबूत है, कौन हाउस में ज्यादा परेशान करता है, उसको ध्यान में रख करके उसको खुश रख करके एक चीज बोली दी जाती थी, वो भी ताली बजा देता था, अपने इलाके में जाके बता देता था ये काम हो गया।
हमने देखा साहब 1500 ऐसी चीजें हुई थी जिनका कागज पर ही मोक्ष हो गया था। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? मैं जानता हूं इससे राजनीतिक दृष्टि से हमें नुकसान होता है, लेकिन किसी ने तो जिम्मा लेना पड़ेगा। देश में जो गलत चीजें डेवलप हो चुकी हैं उसको हम रोकें। और ब्यूरोक्रेसी को सूट करता है जी, ऐसी चीजें उनको सूट करती हैं कि राजनेता ताली बजा दे, वो उनकी गाड़ी चलाते रहे। मुझे नहीं चलानी है जी। देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं के लिए फैसले लेने हैं, अच्छे फैसले लेने का प्रयास है, अच्छी तरह करने का प्रयास है, और इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको काम को कर रहे हैं। एक विषय नोटबंदी का आया। पहले दिन से ये सरकार कह रही है हम नोटबंदी पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को लगता था कि टीवी पर कतार देखते हैं तो कल कभी न कभी कुछ हो जाएगा, फिर देखेंगे। आपको लग रहा था कि इस समय चर्चा करने से शायद मोदी फायदा उठा जाएगा, और इसलिए चर्चा के बजाय आपको टीवी बाइट देने में ही इंटरेस्ट था, इसलिए चर्चा नहीं हुई। अच्छा है इस बार आपने थोड़ा बहुत स्पर्श किया है, और अगर मेरे को भी तुम 5 साल बिठाते तो जरूर करके दिखाता था। अरे ठीक है, मेरी बात हो गई। मेरी बात जब बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मैं